एक मशहूर सॉन्ग राइटर एक दिन अपने गांव पर बेस्ड एक कहानी पढ़ता है। कहानी उसे इतनी पसंद आती है कि वो इस पर फिल्म बनाने का फैसला करता है। फिल्म में काम करने के लिए वो बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करता है, पॉपुलर डायरेक्टर हायर करता है और खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करता है। टॉप के कंपोजर्स फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते हैं। फिल्म को अ कोलैबोरेशन ऑफ ग्रेट माइंड्स एंड टैलेंट कहा जा रहा था और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। पर एक्टर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर सब कहते हैं कि कहानी का एंड बदल दो वरना फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन वो सबके सजेशंस को नकार देता है क्योंकि उसका मानना है कि घिसी पिटी कहानियों का जमाना चला गया और अब रियलिस्टिक सिनेमा का दौर आ चुका है। फिल्म रिलीज होती है और वही होता है जैसा सबने कहा था, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। किसी महान राइटर ने कभी कहा था कि सपने अक्सर समुद्र की लहरों की तरह हकीकत की चट्टान से टकराकर बिखर जाते हैं। इस प्रोड्यूसर का सपना भी टूट गया। फिल्म का ना चलना उसके लिए इतना बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल सेटबैक होता है कि वो उसे झेल नहीं पाता और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन क्रिटिक्स इसे एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं और फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है। आगे चलकर यह फिल्म कल्ट क्लासिक बन जाती है। राजे रेट्रो में आज बात होगी मशहूर लिरिसिस्ट शैलेंद्र की प्रोड्यूस की हुई राज कपूर और वहीदा रहमान स्टारर तीसरी कसम। रूरल इंडिया को अगर किसी ने लिटरेचर के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है तो उनमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सबसे आगे है। बिहार के अररिया में जन्मे फणीश्वर नाथ को प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे जैसी कई कहानियां उन्होंने लिखी जो रूरल इंडिया को डिपिक्ट करती है। हिंदी लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1970 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, जिसे उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद रिटर्न कर दिया था। तीसरी कसम उन्हीं की लिखी एक कहानी मारे गए गुलफाम पर बेस्ड थी। मारे गए गुलफाम 1954 में पब्लिश हुई थी। उन्हीं दिनों बिमल रॉय की फिल्म मधुमती बन रही थी और फिल्म के सेट पर बिमल रॉय के असिस्टेंट बासु भट्टाचार्य ने मारे गए गुलफाम की स्टोरी मधुमती के सॉन्ग राइटर शैलेंद्र को सुनाई। कहानी बिहार के एक बैलगाड़ी चलाने वाले हीरामन की थी, जिसे गांव की नौटंकी में डांस करने वाली हीराबाई से प्यार हो जाता है। अब सिंस शैलेंद्र बिहार से बिलोंग करते थे तो वो इस कहानी और उसके कैरेक्टर से काफी रिलेट करने लगे। शैलेंद्र को लगा कि कहानी पर फिल्म बननी चाहिए। वो फणीश्वर नाथ से मिलते और इस कहानी के राइट्स एक्वायर कर लेते। शैलेंद्र का कन्विक्शन देख फणीश्वर नाथ सिर्फ कहानी के राइट्स उन्हें नहीं देते बल्कि उनके साथ फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन पे लिखने को भी तैयार हो जाते हैं। और इस तरह बिहार के दो ग्रेट माइंड्स का कोलैबोरेशन होता है तीसरी कसम के लिए। शैलेंद्र ने डायरेक्शन का जिम्मा बासु भट्टाचार्य को ही दे दिया। बासु और शैलेंद्र पहले फिल्म में महमूद और नूतन को कास्ट करना चाहते थे, बट उस वक्त नूतन प्रेग्नेंट थी, तो दोनों ने वहीदा रहमान को अप्रोच किया। इससे पहले कि दोनों महमूद को अप्रोच करते, एक दिन आरके स्टूडियो में शैलेंद्र ने राज कपूर को बताया कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सुनकर राज कपूर ने कहा कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो यकीनन आपने मुझे हीरो लिया होगा। अब शैलेंद्र और राज कपूर दोनों गहरे दोस्त थे। राज कपूर की मैक्सिमम फिल्मों में शैलेंद्र ही गाने लिखते थे। जब राज कपूर ने ऐसा कहा तो शैलेंद्र को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहें और उन्होंने महमूद को ना लेकर राज कपूर को फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। हालांकि फिल्म के फाइनेंसर्स फिल्म में राज कपूर को कास्ट किए जाने से काफी खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि राज कपूर इस रोल के लिए काफी बूढ़े हैं। खैर, शैलेंद्र ने समाव फाइनेंसर्स को कन्विंस कर लिया कि राज कपूर इस रोल के साथ जस्टिस कर सकते हैं। अब कहानी शुरू होती है फिल्म की शूटिंग की। फिल्म की कहानी बिहार के गांव की है और शैलेंद्र सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर काम चलाओ शूटिंग नहीं करना चाहते थे। पहले वो बिहार के तेरई रीजन में शूटिंग करना चाहते थे, बट उन दिनों इस रीजन पर डाकुओं का रूल था। काफी किडनैपिंग्स होती थी वहां, तो शैलेंद्र को अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग करनी पड़ी। 1962 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और इंडिया के अलग अलग एरियाज में शूटिंग हुई। कुछ सीन्स भोपाल के आसपास तो कुछ पुणे के शोलापुर रोड पर, कुछ सीन्स बिहार के अररिया में हुए तो कुछ बॉम्बे के बोरेवली रीजन में। कई बार परफेक्ट लोकेशन नहीं मिली तो कमल स्टूडियो में कुछ सीन्स की शूटिंग हुई। एक बार भोपाल के नजदीक बीना में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग पैकअप होने के बाद राज कपूर और वहीदा रहमान ट्रेन से वापस मुंबई लौट रहे थे तो मलाड स्टेशन पर स्टूडेंट्स ने ट्रेन को रोक दिया और हंगामा करने लगे। उन्हें राज कपूर और वहीदा रहमान को बस एक झलक देखना था। जब ऐसा नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स ने ट्रेन पर पत्थर और आयरन रॉड से हमला कर दिया। पुलिस बुलाकर मामले को शांत करना पड़ा, बट अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग, क्रू मूवमेंट्स में डिले के कारण फिल्म का बजट काफी बढ़ गया। राज कपूर उस वक्त संगम की भी शूटिंग कर रहे थे। उस चक्कर में भी कई बार शूटिंग कैंसिल या डिले करनी पड़ी, जिससे फिल्म का खर्चा और बढ़ गया। शैलेंद्र फिल्म मेकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। सुब्रता मित्रा जो फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, वो एक एक शॉट पर काफी मेहनत करते थे। गांव की रॉनेस को दिखाने में काफी एफर्ट लगा। इसी वजह से कई बार रीटेक्स होते थे। आप अगर फाइनल फिल्म देखेंगे तो ये एक विजुअल ट्रीट लगती है। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था।
बट तब तक कलर सिनेमा का दौर आ चुका था, इसलिए फाइनेंसर्स और राज कपूर दोनों चाहते थे कि फिल्म कलर में ही बने, जिससे ऑडियंस को फ्रेशनेस फील हो सके। ऊपर से तीसरी कसम से पहले राज कपूर की फर्स्ट कलर फिल्म संगम रिलीज हो चुकी थी, इसलिए राज कपूर को लगता था तीसरी कसम को ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज करना स्टेप बैकवर्ड लेने जैसा होगा। बट शैलेंद्र और बासु भट्टाचार्य नहीं माने। शैलेंद्र को लगा कलर में बनाने से फिल्म का रस्टिक फ्लेवर चला जाएगा। मेकर्स ने इंश्योर किया कि ना सिर्फ फिल्म का लुक बट कैरेक्टर्स का डायलॉग भी ओरिजिनल लगे, इसलिए कई डायलॉग्स भोजपुरी मैथिली में रखे गए। राज कपूर ने भी लैंग्वेज लर्न करने में काफी मेहनत की। तीसरी कसम राज कपूर की एज एन एक्टर बेस्ट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। हीरामन के कैरेक्टर को राज कपूर ने बहुत ही सादगी से अपना लिया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई स्टार एक्टिंग कर रहा है। उधर वहीदा रहमान भी, जो उस वक्त गाइड के सुपर हिट होने के बाद बहुत बड़ी स्टार बन गई थी, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया। उनकी परफॉर्मेंस भी काफी कैप्टिवेटिंग थी। फिल्म का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, लिरिक्स काफी मीनिंगफुल थे। शैलेंद्र के अलावा हसरत जयपुरी ने भी गाने लिखे और शंकर जयकिशन ने म्यूजिक दिया। 3 घंटे की फिल्म में 10 गाने थे, जिससे फिल्म का सेकंड हाफ स्लो हो गया। फिल्म को ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल सिमिलर रखा गया था। कहानी हीरामन की जिंदगी में खाई 3 कस्मों की थी। हीरामन एक बैलगाड़ी चलाने वाला है। एक बार वो अपनी बैलगाड़ी पे चोरी का माल ले जा रहा था। पुलिस ने पकड़ा तो उसने पहली कसम खाई कि चोर बाजारी का माल कभी बैलगाड़ी पे नहीं चढ़ाएगा। फिर एक बार वो बैलगाड़ी पर बांस लेकर जा रहा था। बांस की वजह से बैलगाड़ी एक घोड़े गाड़ी से टकरा जाती है और इसे मार पड़ती है। तब वो दूसरी कसम खाता है कि बैलगाड़ी पर कभी बांस नहीं लादेगा। 2 कसमें तो हो गई, आखिर उसकी तीसरी कसम क्या है? तो होता कुछ ऐसा है कि एक बार हीरामन अपनी बैलगाड़ी में गांव की नौटंकी में नाचने वाली को मेले तक ले जा रहा था। 30 घंटे के सफर में दोनों में काफी बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं और हीरामन उससे प्यार करने लगता है। बट नौटंकी में नाचने वाली औरत की लाइफ औरों से बिल्कुल अलग होती है। क्लाइमैक्स में हीराबाई हीरामन को बताती है कि उसे भूल जाए क्योंकि उसे बेच दिया गया है। ये सुनकर हीरामन का दिल टूट जाता है और आखिर में हीरामन अपनी तीसरी कसम खाता है कि वो कभी थिएटर में नाचने वाली को कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। पूरी कहानी को शानदार एक्टिंग, बढ़िया म्यूजिक और स्क्रीन प्ले से यादगार बनाया गया। कहानी लाजवाब थी, बट राज कपूर और फाइनेंसर ने शैलेंद्र को समझाया कि कहानी का एंड बदल दो, ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग पसंद आती है, हीरो हीरोइन को आखिर में एक हो जाना चाहिए। बट शैलेंद्र और राइटर फणीश्वर नाथ का कहना था कि ऐसा करने से स्टोरी की सोल ही किल हो जाएगी और फिल्म का नाम ही तीसरी कसम है और ऑडियंस क्यूरियस होगी ये जानने के लिए कि आखिर हीरामन की तीसरी कसम क्या है। शैलेंद्र कोई फॉर्मूला बम्बैया फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें मसाला फिल्म ही अगर बनानी होती तो वो तीसरी कसम जैसा सब्जेक्ट क्यों चुनते। शैलेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। रिलीज से पहले एक इवेंट में स्पीच देते हुए शैलेंद्र ने कहा कि मुझे पता है कि लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, बट मुझे यकीन है कि हिंदी फिल्म की ऑडियंस अब समझदार हो चुकी है और वो तीसरी कसम को जरूर पसंद करेगी। 18 नवंबर 1966 को तीसरी कसम रिलीज हुई, बट एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट ऑडियंस ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई और शैलेंद्र को काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। यह सदमा शैलेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी दौरान ज्वेल थीफ के सॉन्ग्स लिखने का ऑफर उन्हें मिला और फिल्म के लिए उन्होंने एक सॉन्ग लिखा जो उनके दर्द को बयां करता है। वो सॉन्ग था रुला के गया सपना मेरा। तीसरी कसम फ्लॉप होने के बाद शैलेंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी और फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही 14 दिसंबर 1966 को उनकी डेथ हो गई। इंसिडेंटली उसी दिन उनके फ्रेंड और तीसरी कसम के हीरो राज कपूर का बर्थडे था। शैलेंद्र सिर्फ 43 साल के थे जब उनकी डेथ हुई, बट उनके विजन को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया। फिल्म को उस साल नेशनल अवार्ड में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला और धीरे धीरे ये फिल्म सैटेलाइट चैनल पे आने के बाद एक क्लासिक बन गई। लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई। बहुत दिनों बाद राज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें तीसरी कसम पसंद नहीं आई थी और उन्हें लगता था कि डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य एक स्यूडो इंटेलेक्चुअल है जो अपनी आर्ट के लिए दूसरों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लॉस शैलेंद्र का हुआ था, बासु का कोई नुकसान नहीं था। अपनी एक बुक में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था कि तीसरी कसम को फॉर्मूला फिल्म मेकर्स की लॉबी ने हरा दिया। अगर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्रीनिंग सही से होती तो शायद फिल्म कमर्शियली हिट हो सकती थी। बासु भट्टाचार्य की वाइफ रिंकी रॉय ने भी कहा था कि उस वक्त ऐसी फिल्में जो कि मेन स्ट्रीम एंड आर्ट हाउस का मिक्सचर हो, उसे रिलीज कर पाना उन दिनों बहुत मुश्किल होता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे फिल्मों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, चाहे उनमें कितने भी बड़े स्टार्स क्यों ना हो। तीसरी कसम, जिसे कोलैबोरेशन ऑफ ग्रेट माइंड्स कहा जा रहा था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये थी कहानी ट्रेजेडी बिहाइंड तीसरी कसम की। आपको ये कहानी कैसी लगी और तीसरी कसम आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीक फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।